सुनील और आसिफ दो दोस्त थे। वो दोनों एक ही गांव में रहते थे और एक साथ बांस काटने जाया करते थे। हमें जंगल की निचली ओर जाना चाहिए। वहां बहुत सारे बड़े बड़े बांस के पेड़ हैं, लेकिन वहां जाने के लिए हमें नदी पार करना होगा। पर अगर आते वक्त नदी में बहाव ज्यादा रहा तो हम लौटेंगे कैसे? हम तभी उस ओर जाएंगे जब नदी का बहाव कम हो और जल्दी जल्दी बांस काट कर लौट आएंगे। ज्यादा लंबी बांस से ज्यादा पैसे मिलेंगे, वो सोचो। ये भी ठीक है, तो कल ही चलते हैं। अगले दिन से सुनील और आसिफ निचले जंगलों में पहुंचे। यहाँ कितने मोटे मोटे बांस हैं और लंबे भी। व्यापारी इनके बहुत अच्छे दाम देंगे। हाँ, उम्दा बांस पाकर दोनों बहुत खुश थे। वे लोग उन बांस को अपने गांव ले आए। वाह वाह, बहुत दिनों बाद ऐसे बांस देखे हैं। अब इनके दाम भी अच्छे लगाना। हाँ हाँ, एक बांस के 200 रुपए। तुम दोनों 5 बांस लाए हो, इनके हुए 1000। 1000 पाकर दोनों बहुत खुश थे। वो पैसे दोनों ने आपस में बांट लिए। रोज छोटे छोटे बांस से बस 300 रुपए की कमाई होती थी, आज 500 रुपए की। अब तो हम जंगल के निचले हिस्से में जाया करेंगे। हाँ, उस दिन से वो दोनों नदी पार करके ही बांस लाया करते थे और व्यापारी भी उन्हें अच्छे पैसे दिया करता था। एक सुबह दोनों दोस्त जाने के लिए निकले थे। भाई, माँ ने कहा है कि बाजार से कुछ चावल और मसाले लाने हैं और मुझे पनीर भी लेना है। तो चल पहले बाजार चलते हैं, फिर वहां से नदी पार जाएंगे। हाँ, दोनों काम एक साथ हो जाएगा। दोनों बाजार पहुंचे और उन्हें जो जो सामान लेना था उन्होंने खरीद लिया। देख दोस्त, कितना ताजा पनीर मिला है। आज रात तो मेरी दावत है, मैं भी आऊंगा खाने। आ ना, तुझे कभी मना किया है क्या? चल अब नदी पार चलते हैं, बांस काट कर बेचना भी तो है। हाँ हाँ। और वो दोनों निचले जंगलों की ओर बढ़ गए। हमेशा की तरह उन दोनों ने नदी पार की और फिर जंगल में पहुंच गए और बांस काटने लगे। लेकिन अचानक बरसात शुरू हो गई। हमें घर लौटना चाहिए, नदी में पानी बढ़ने लगेगा। हाँ, बस ये एक बांस और काट लेते हैं। हाँ। बरसात और तेज हो गई। कुछ ही देर में उनका बांस कट गया और वो लोग बांसों को इकट्ठा करके नदी के रास्ते बढ़ने लगे। पर नदी में तूफान था। नदी में पानी बहुत ज्यादा है दोस्त। इतने उफान में नदी पार करना सुरक्षित नहीं है। हाँ, हम कुछ देर जंगल में इंतजार करते हैं। हाँ, उस ओर जो गुफा है वहीं इंतजार कर लेते हैं। दोनों गुफा की ओर गए। गुफा में पहले से कुछ सूखी लकड़ियां थी। इनको जला देता हूँ, थोड़ी गर्मी रहेगी। आसिफ ने जो सामान खरीदा था उसमें माचिस भी था। आसिफ ने उन सूखी लकड़ियों को आग लगा दी और दोनों दोस्त आग सेकने लगे। बहुत भूख लगी है यार, मुझे भी। सुन, हम कुछ बना लेते हैं। वैसे भी थोड़ा बहुत राशन तो हमारे पास है ही, पर हम कैसे बनाएंगे? हमारे पास बर्तन तो नहीं है। तभी आसिफ का ध्यान बांस पर गया। हमारे पास बम्बू तो है, बम्बू के अंदर खाना पका सकते हैं। कैसे? तुमने बम्बू बिरयानी नहीं सुनी? नहीं, बम्बू में बिरयानी भी बनती है। पर हमारे पास मांस कहाँ है? मांस नहीं है तो क्या हुआ, हमारे पास पनीर तो है। पनीर बिरयानी बना लेते हैं। पर कैसे? तू देखता जा। आसिफ ने 2 बांस के टुकड़े काटे। उसके पास जो चावल थे वो धो दिए। बाम्बू में चावल, मसाले, पानी, नमक और पनीर डाल दिया। फिर बाम्बू की एक ओर पेड़ के पत्तों को भर के बाम्बू को बंद कर दिया और फिर उन सबको अच्छे से हिलाकर जलती हुई आग में रख दिया।
अब बस 20 मिनट में हमारी बम्बू बिरयानी तैयार हो जाएगी। देखते हैं। बाम्बू आग में अच्छे से सेकने लगे और जब बाम्बू पूरी तरीके से जल गए तो बहुत ही सौंधी सुगंध गुफा में फैल गई। लगता है बिरयानी तैयार हो गई है दोस्त। आसिफ ने वो बाम्बू बाहर निकाले और 2 केले के पत्ते लगा दिए और जैसे ही बाम्बू थोड़े ठंडे हुए और बिरयानी केले के पत्तों पर निकाल ली। दिखने में तो बहुत स्वादिष्ट है। अब जैसी भी हो, भूख लगी है, खाते हैं, चल। दोनों ने बिरयानी चखी और दोनों मंत्रमुग्ध हो गए और फिर दोनों बड़े चाव से बाम्बू बिरयानी खाने लगे। भाई, तू तो ऐसी लाजवाब बम्बू बिरयानी बनाता है ना कि क्या बोलूं। शुक्रिया। तुझे तो ये बिरयानी बेचनी चाहिए दोस्त। कहाँ मेहनत मजदूरी कर रहा है। इस बिरयानी को मशहूर होने में वक्त नहीं लगेगा। सच में? हाँ, तू कहे तो साथ में ढाबा खोलते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। जब बरसात थमी, नदी का पानी कम हुआ तो दोनों दोस्त सारे बांस लेकर अपने गांव आ गए, पर आज उन्होंने बांस बेचे नहीं। अगले दिन आसिफ और सुनील ने गांव के नुक्कड़ पर अपनी दुकान लगाई। गांव वाले अचंभे में थे कि आखिर ये लोग बांस में क्या बेच रहे थे। अरे बेटा, ये क्या है? ये बम्बू बिरयानी है काका, पनीर की। बम्बू बिरयानी? जरा हमको भी खिलाओ। गांव के लोगों ने पहली बार बाम्बू बिरयानी चखी। अरे वाह, क्या कमाल स्वाद है आसिफ भाई। ऐसी बिरयानी जिंदगी में नहीं खाई। मजा आ गया। आसिफ और सुनील की बाम्बू बिरयानी गांव में मशहूर हो गई। ग्राहक कतार में खड़े रहकर बाम्बू बिरयानी खाने लगे। आसिफ और सुनील की आमदनी कई गुना बढ़ गई। और फिर क्या था, सुनील और आसिफ ने मजदूरी छोड़कर बाम्बू बिरयानी बेचना शुरू कर दिया। वो लोग दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करने लगे। दूर दूर से लोग उनकी बाम्बू बिरयानी खाने के लिए आने लगे और देखते ही देखते उनका गांव में बहुत बड़ा होटल बन गया और दोनों अमीर भी बन गए। सोचा नहीं था कि कभी ये सब भी होगा। मैंने भी बिल्कुल नहीं सोचा था दोस्त। उस दिन वो बारिश हमारी किस्मत बदलने के लिए आई थी। हाँ, ना उस दिन बारिश आती और ना हम फंसते और ना ही हम कभी बम्बू बिरयानी बनाते। दोस्त, ये सब पहले से लिखा हुआ था। विधाता पहले से ही सबकी किस्मत लिख देता है। हम तो बस मोहरे हैं जो उसकी राह पर चलते हैं। बिल्कुल। बाम्बू बिरयानी ने आसिफ और सुनील की किस्मत बदल दी और उन दोनों को जिंदगी की बहुत बड़ी बात समझ आई। परेशानियों से ही नए रास्ते मिलते हैं और न जाने कब किस्मत कौन सा मोड़ ले ले। अब्दुल मियाँ की मौत के बाद उनके तीनों बच्चे अनाथ हो गए। अब उनके सर पर बाप का साया नहीं था। अब क्या होगा, कैसे हमारा घर चलेगा? दो जवान बेटियों की शादी भी करनी है। या अल्लाह, कुछ तो रहम कर। अम्मी, अब हमें ही बाहर जाकर काम करना होगा। पर तू क्या काम कर सकती है? मुझे तो बस एक ही काम अच्छे से आता है, खाना बनाना। क्यों ना हम एक बिरयानी सेंटर खोलें? पर उसमें तो बहुत पैसे लगेंगे आपा। पैसों की चिंता मत करो, मेरे ये गहने कब काम आएंगे। और एक बार सब कुछ ठीक हो जाए तो तुम लोग इसे मिलकर छुड़ा लेना। पर अम्मी, अब्बा ने ये आपके लिए खरीदे थे। बेटा, मेरी पहली जिम्मेदारी तुम सब हो। गहनों का क्या है, वो तो वापस भी बन जाएंगे। ठीक है। शिफा ने अपनी अम्मी के गहने ले लिए और उन्हें गिरवी रखकर उसे 20,000 रुपए मिले। उन पैसों से उन लोगों ने छोटा सा ठेला खरीद लिया और तीनों भाई बहन मिलकर उस ठेले पर काम करने लगे। ले लो गर्मा गर्म बिरयानी, जायका ऐसा कि उंगलियां चाटते रह जाओगे। ले लो गरम गरम बिरयानी। कई लोगों ने उनके ठेले की बिरयानी चखी और सभी को वो बिरयानी अच्छी लगी। वाह, क्या बिरयानी है, हमने कभी इतनी स्वादिष्ट बिरयानी नहीं खाई। हाँ, बहुत अच्छी बिरयानी है। शुक्रिया भाईजान।
ये हमारी अम्मी का नुस्खा है, हमारी अम्मी की स्पेशल बिरयानी। बहुत अच्छी है। और देखते ही देखते उनका बिरयानी का ठेला चल पड़ा। अब लोगों की भीड़ लगने लगी। मुझे 2 बिरयानी पार्सल देना। ठीक है। मुझे भी दो। अब नदीम को लोगों को बुलाने की जरूरत नहीं थी। ठेले पर इतनी भीड़ रहती थी कि तीनों भाई बहन मिलकर ऑर्डर दिया करते थे। ये लीजिए आपका ऑर्डर। ये आपका। ये आपका। 1 महीने बाद शिफा अपने कमाए हुए रुपए गिन रही थी। ये लीजिए अम्मी, इस महीने का मुनाफा 20,000 रुपए। क्या? आपने सही सुना, 20,000 रुपए। इतने सारे पैसे? हमारी बिरयानी लोगों को बहुत पसंद आ रही है। ग्राहकों की हमेशा भीड़ लगी रहती है अम्मी। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्रिया। तूने मेरे बच्चों को कामयाबी अता फरमाई। शुक्रिया। अम्मी, अगले महीने ही आपके गहने छुड़वा लेंगे हम, इंशाल्लाह। आज शिफा का परिवार बहुत खुश था। उनके अब्बा के इंतकाल के बाद पहली बार उनके घर में कुछ अच्छा हो रहा था। तीनों भाई बहन ने अपनी मेहनत जारी रखी और दिन दुगुनी और रात चौगुनी तरक्की करने लगे। ये सब हम तीनों की एकता की वजह से हो रहा है। बिल्कुल आपा। और हम हमेशा एक ही रहेंगे। हाँ, हमेशा। कुछ महीनों में तीनों ने ठेले से होटल बना लिया। नदीम काउंटर पर बैठा करता और शिफा और सना बिरयानी पकाया करती। नदीम भाई, वही स्वाद है ठेले वाला। बिल्कुल, यही तो हमारी अम्मी का नुस्खा है। भाईजान, जायका कभी नहीं बदलेगा। लोग अक्सर इनकी बिरयानी के स्वाद की तारीफ किया करते थे। धीरे धीरे इन्हें पार्टीज के केटरिंग कॉन्ट्रैक्ट भी मिलने लगे। भाई, मेरे घर कल एक पार्टी है, 100 लोगों की बिरयानी चाहिए। जी बिल्कुल मिलेगी ना, पर वही स्वाद चाहिए जो हम यहाँ खाते हैं। बिल्कुल वही जायका रहेगा। आप बेफिक्र होकर ऑर्डर दे जाइए। तीनों भाई बहन बहुत खुश थे कि उनका कारोबार बड़ा होता जा रहा था। फिर एक दिन क्या हुआ? ये ऑर्डर अब तक गया नहीं। वो कादरी साहब के घर में निकाह था, पर किसी कारण से वो निकाह टूट गया, तो अब ये खाना नहीं जाएगा। या अल्लाह, बहुत बुरा हुआ। तुम एक काम करो, ये खाना गरीबों को खिला दो। कम से कम कादरी साहब की दुआ मिलेगी। ठीक है आपा। अपनी बड़ी बहन के कहने पर नदीम ने सारी बिरयानी फकीरों में बांट दी, पर उसका मन नहीं था। जब वो होटल लौटा तो सना वहीं थी। आपा कहाँ हैं? वो तो घर गई हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आपा ने इतनी सारी बिरयानी गरीबों में बांटने को क्यों बोल दी। क्या बोल रहे हो तुम? सना आपा, आज कादरी साहब के घर पर निकाह था। उन्होंने 300 लोगों की बिरयानी का ऑर्डर दिया था, लेकिन किसी कारण से उनके घर का निकाह टूट गया, तो अब बिरयानी बच गई थी। मैं सोच रहा था कि हम बिरयानी बेच देंगे, पर आपा ने बोला कि सारी बिरयानी गरीबों में बांट दो। ये तो सही फैसला नहीं हुआ। हम उस बिरयानी से भी पैसे कमा सकते थे आपा। हाँ बिल्कुल, हमारी आपा बहुत नेक दिल है। इसीलिए उन्होंने सोचा होगा कि जब हमें बिरयानी के पैसे मिल गए हैं तो क्यों ना बिरयानी गरीबों में बांट दी जाए। पर उन्हें दुगने मुनाफे का ख्याल आया ही नहीं होगा। हो सकता है। तभी शिफा वहाँ आई और सना और नदीम ने अपनी बातचीत बंद कर दी। सारी बिरयानी गरीबों में बांट दी ना? हाँ हाँ बिल्कुल। कम से कम कादरी साहब को दुआएं मिले। अभी उन्हें दुआओं की खास जरूरत है। जी। सना और नदीम अपनी बड़ी बहन के फैसले से सहमत नहीं थे। खैर, उनका कारोबार चलता रहा। उन्हें और भी बड़े बड़े ऑर्डर्स मिले। उनका होटल भी अच्छा चल रहा था। फिर कुछ महीनों बाद एक और ऑर्डर कैंसिल हो गया। नदीम, अंसारी जी का ऑर्डर कैंसिल हो गया है। तुम ये सारी बिरयानी गरीबों में बांट दो। ठीक है आपा। नदीम ने हाँ तो कह दिया, पर उसका मन नहीं था। बड़ी बहन के घर जाने के बाद सना और नदीम बातें करने लगे। क्या हम ये बिरयानी बेच नहीं सकते? अभी तो रात के 10 बज गए हैं। अब शायद ही ग्राहक आएंगे। एक काम करते हैं, इसे अंदर रख देते हैं। कल पहले यही बेचेंगे। हाँ हाँ, ये सही होगा। दोनों भाई बहन ने मिलकर वो बिरयानी छुपा दी। अगले दिन उन लोगों ने पहले वो बिरयानी बेची और वो दोनों बहुत खुश थे कि मुनाफा दुगना हो रहा है, और शिफा इस बात से अनजान थी। फिर क्या था, जब भी कोई ऑर्डर कैंसिल होता, अगले दिन वो बिरयानी सना और नदीम होटल में बेचा करते थे। ये सिलसिला
काफी महीनों तक चलता रहा। एक दिन ये बासी बिरयानी एक रेगुलर कस्टमर की प्लेट में आई। नदीम भाई, कुछ तो गड़बड़ है, बिरयानी में वो स्वाद नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है भाई? हम तो हमेशा से वैसी ही बिरयानी बना रहे हैं। ठीक है। धीरे धीरे सारे कस्टमर्स को बिरयानी की गड़बड़ समझने लगी और उन्हें वो स्वाद पसंद नहीं आ रहा था। अचानक उनके होटल में ग्राहक कम हो गए। तभी शिफा सोच में डूब गई। अचानक ऐसा क्या हो गया? हमारे ग्राहक टूट क्यों रहे हैं? ऐसा चलता रहा तो कैसे चलेगा? नदीम को अपनी गलती समझ में आई। वो अपनी आपा के सामने रोने लगा। मेरी गलती है, मैंने और सना आपा ने बासी बिरयानी ग्राहकों को खिलाई। क्या? नदीम ने अपनी आपा के सामने सारी गलती कबूल की। ये तूने क्या कर दिया? ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में धंधा ही तोड़ दिया। अब हम कैसे ग्राहकों को वापस लाएंगे? हमें माफ कर दीजिए आपा। हमें नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। तुम्हारे लालच ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। तीनों सोचने लगे कि अब वो लोग क्या कर सकते हैं। और फिर अगले दिन शिफा को एक रास्ता मिल गया। शिफा ने एक बोर्ड लिखवाया, हमें माफ कर दीजिए, हमारी गलती की वजह से आपको बासी बिरयानी खानी पड़ी। हम शर्मिंदा हैं, इसलिए अगले एक हफ्ते तक हम सबको फ्री में बिरयानी खिलाएंगे। ये बोर्ड शिफा ने होटल के बाहर लगा दिया। कस्टमर्स ने बोर्ड पढ़ा और वो फ्री की बिरयानी खाने होटल में आ गए और एक बार फिर उन्हें ताज़ी बिरयानी का स्वाद पसंद आने लगा। ये तो बिल्कुल पहले जैसी है। हाँ हाँ, मजा आ गया। भले ही उनको एक हफ्ते फ्री में बिरयानी खिलानी पड़ी, पर उनकी मुश्किल का हल निकल गया। उनके ग्राहक लौट आए और सना और नदीम को समझ में आ गया कि लालच बुरी बला है। एक बार फिर अम्मी की बिरयानी चल पड़ी। आज भी मालती के घर पर एक भी दाना अनाज नहीं था। मालती बहुत बूढ़ी थी, वो अकेली रहती थी और उसका कोई सहारा नहीं था। कभी मदद मिल गई तो उसका पेट भरता था, वरना उसे खाली पेट ही सोना पड़ता था। आज तो मुझे लगता है खाली पेट ही सोना पड़ेगा। बगल वाला सुरेश भी आज नहीं आया। मुझे किसी से मदद की आशा नहीं है। मालती ये सोचते सोचते सो जाती है और तभी कोई उसके घर का दरवाजा खटखटाता है। मालती उठती है और जाकर दरवाजा खोलती है। सामने एक छोटी सी बच्ची एक थैला और एक मटका लेकर खड़ी है। अरे बाबू, तुम कौन हो? इतनी रात गए मेरे दरवाजे पर क्या कर रही हो? तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? मैं देवी हूँ, मैं आपकी मदद करने आई हूँ। आपको भूखा पेट ना सोना पड़े, इसलिए मैं आपके लिए खाना बनाने का सामान और बर्तन लाई हूँ। मालती सारा सामान ले लेती है और उसे अंदर रखने के लिए जाती है, पर जैसे ही वो सामान रखकर वापस आती है तो देखती है कि वो बच्ची गायब हो चुकी है। उसे आश्चर्य होता है कि आखिर अचानक से वो बच्ची कहाँ चली गई। फिर वो घर के अंदर आकर खाना बनाना शुरू कर देती है। जो बर्तन वो बच्ची लाई थी उसी में वो अपनी खिचड़ी बनाती है। वो खाती है और उसका पेट पूरा भर जाता है, पर खिचड़ी खत्म नहीं होती। वो जितना खाती है उसमें और खिचड़ी आती जाती है। अरे, ये खिचड़ी तो खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। मैं जितना खा रही हूँ ये उतनी ही और आ रही है। इसमें तो जरूर कोई जादू है। मैं इसे ढक कर रख देती हूँ। अब मुझे बहुत अच्छी नींद आएगी। मालती सो जाती है। वो अगली सुबह उठती है और उठकर वो बर्तन फिर से देखती है। वो बर्तन खिचड़ी से पूरा भरा होता है। मुझे लगता है ये खिचड़ी जादुई है। इस बर्तन से खिचड़ी कभी खत्म ही नहीं हो रही। ना जाने वो बच्ची कौन थी, ये जादुई बर्तन कहाँ से दे गई। अब तो मुझे कभी खाने की कमी ही नहीं होगी और मैं दूसरे लोगों को भी खिला सकती हूँ। अब मैं किसी को भी
खाली पेट नहीं सोने दूंगी। मालती अपना बर्तन लेकर जाती है और पूरे शहर में जो भी उसे भूखा दिखता है उसे खिचड़ी बांट देती है। बूढ़ी मालती को इस तरह से सबकी मदद करता देख उसके पड़ोस में रहने वाला सुरेश बहुत अचंभित हो जाता है। वो समझ जाता है कि जरूर कुछ गड़बड़ है। रात में सुरेश मालती के घर आने से पहले ही उसके घर में खिड़की के सहारे घुसकर छुप कर बैठ जाता है। मालती घर लौटती है। भगवान की दया से मुझे ये जादुई खिचड़ी मिली है जो कभी खत्म ही नहीं होती। पहले मेरे खुद के खाने का ठिकाना नहीं था, अब मैं दूसरों का भी पेट भर सकती हूँ। और तो और ये खिचड़ी कितनी स्वादिष्ट है और सेहतमंद भी है। सुरेश मालती की सारी बातें सुन लेता है। खिचड़ी के बारे में सुनकर उसके मन में लालच आ जाता है। इस बुढ़िया के जीवन में अब कितने दिन बचे ही हैं? ये जादुई मटके की जादुई खिचड़ी तो मेरे पास होनी चाहिए। अगर ये मेरे पास होगी तो मुझे कभी भी जीवन में काम नहीं करना पड़ेगा। मुझे कभी भी घर परिवार का पेट पालने की चिंता नहीं होगी। मैं आराम की जिंदगी जी पाऊंगा। सुरेश उस मटके को चुराने का पूरा प्लान बना लेता है। जैसे ही मालती सो जाती है तो सुरेश अपने छुपने वाली जगह से निकलकर वो मटका ले लेता है और अपने घर वापस चला जाता है। अगली सुबह होती है और मालती उठती है। अरे, जादुई खिचड़ी वाला मटका कहाँ चला गया? मैं कल यहीं रखकर तो सोई थी, न जाने कहाँ चला गया। अब मैं लोगों की मदद कैसे कर पाऊंगी? मुझे फिर से खाने की कमी हो जाएगी। उधर सुरेश उठकर जाकर उस मटके को देखता है। उसमें खिचड़ी भरी हुई होती है। वो एक चम्मच लेकर आता है, पर जैसे ही वो चम्मच मटके में डालता है तो चम्मच खाली ही रह जाता है। खिचड़ी दिख तो रही होती है पर उसे मिल नहीं पा रही होती है। अरे, ये कैसा जादू हो रहा है? मैं इससे खिचड़ी निकाल क्यों नहीं पा रहा? अजीब जादू हो रहा है। उस बुढ़िया के लिए तो ये मटका ठीक काम करता था, पर मेरे पास आते ही इसे क्या हो गया? सुरेश बार बार उस मटके से खिचड़ी निकालने की कोशिश करता है, पर वो नहीं निकाल पाता। अंत में उसे बहुत गुस्सा आने लगता है और उस मटके को जोर से पटक देता है। उसके पटकते ही वो मटका चूर चूर हो जाता है। उसकी आवाज मालती के घर तक पहुंच जाती है। अरे, सुरेश के घर से ये कैसी आवाज आ रही है? मैं जाकर देखती हूँ। जैसे ही मालती अपने घर से निकलती है तो उसे उसी रात वाली छोटी बच्ची खड़ी नजर आती है। वो बहुत ही चोटिल और जख्मी होती है। मालती उसे देखकर जल्दी से उसके पास जाती है। अरे बेटी देवी, तुम्हें ये क्या हो गया? तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हो गई? मैं तुम्हारी कैसे मदद करूं? देवी मालती को सुरेश के घर की तरफ इशारा करती है। मालती दौड़कर सुरेश के घर पर जाती है तो देखती है कि वो मटका टूटा हुआ है। मालती सारी बातें समझ जाती है और सारे टुकड़ों को उठाकर अपने घर पर ले आती है और साथ ही देवी को भी अपने घर ले आती है। मालती समझ जाती है कि इस मटके का और देवी का सीधा संबंध है। वो उस मटके को जोड़ने का प्रयास करने लगती है। वो धीरे धीरे सारे टुकड़े मिलाकर उसे जोड़ देती है और अच्छे से चिपका देती है। तभी वो देखती है कि देवी के भी जख्म ठीक हो रहे होते हैं। पूरी तरह से ठीक होने के बाद, आप कौन है माता? आप कोई साधारण बालिका तो नहीं है। मैं अन्नपूर्णा माता का स्वरूप हूँ। मैं लोगों को भूखे पेट सोने नहीं देती और उनकी मदद करती हूँ। और जो लोग दिल से साफ होते हैं उन पर कृपा बरसाती हूँ। इसलिए मैंने ये जादुई खिचड़ी वाली मटकी आपको दी थी।
अब आप इसे हमेशा संभाल कर रखना और अपने हाथों से ये मटका जिसको भी दोगी उसके लिए भी ये इसी तरह से काम करेगा। ध्यान रखना कि किसी को भी भूखा पेट ना सोना पड़े। इतना कहते ही वो बच्ची वहां से गायब हो जाती है। मालती हाथ जोड़कर सारी बातें सुन लेती है और बच्ची के गायब होते ही देखती है कि वहां पर फिर से खिचड़ी बनाने का सामान रखा होता है। वो मटके में फिर से खिचड़ी बना लेती है और खुद भी खाती है और सभी भूखों का पेट भरती है। इस तरह वो जीवन भर परोपकार का काम करती है। छल कपट से सुरेश उसको चुराना चाहता था, इसीलिए उसके साथ छलावा हो गया। सुरेश को भी इस बात का पश्चाताप हो जाता है और फिर वो मालती से माफी मांग लेता है। मालती उसे माफ कर देती है और जब उसका अंतिम समय आ जाता है तब वो मटका सुरेश को देकर अपनी आखिरी सांसें लेती है। सुरेश भी कुंगारापुर नाम का गांव था जहां पर वीर अपनी पत्नी चित्रा के साथ रहता था। चित्रा आए दिन बीमार रहती थी और वीर जिस कारखाने में काम करता था वो बंद हो चुका था, इसलिए वीर बेरोजगार चल रहा था। चित्रा, तुम ठीक तो हो? मुझे माफ कर देना, मेरे पास तो दवाई खरीदने के भी पैसे नहीं है। वीर जी, आप निश्चिंत रहिए, मैं ठीक हो जाऊंगी। मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। आपके काम का क्या हुआ? आप काम ढूंढने गए थे ना? इस गांव में किसी के पास मजदूर की आवश्यकता नहीं है, इसीलिए मैंने तय किया है कि मैं गांव के जमींदार से कुछ पैसे लेकर पुलाव बेचना शुरू करूंगा। अच्छी बात है वीर जी, आपके हाथ का पुलाव इस गांव में सबसे स्वादिष्ट लगता है। वीर पुलाव बनाने में काफी अच्छा था। पुलाव का ढाबा खोलने के लिए वीर जमींदार के पास कुछ पैसे लेने आता है। जमींदार साहब, कुछ पैसों की जरूरत थी। मेरी पत्नी बीमार है और गांव में किसी के पास काम देने के लिए काम नहीं है, इसीलिए मैं पुलाव का ढाबा खोलना चाहता हूँ। वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। मैं तुम्हें इस काम के लिए जरूर पैसे दूंगा, मगर उस पर 30% का ब्याज लूंगा। मंजूर है तुम्हें? वीर थोड़ा सोचता है। उसे ये सौदा बिल्कुल मंजूर नहीं था, मगर उसके पास और कोई चारा भी नहीं था। जी, मुझे मंजूर है। करीब 1 हफ्ते बाद वीर का पुलाव ढाबा तैयार हो जाता है और वो पुलाव बेचना शुरू कर देता है। शाम तक उसका सारा पुलाव खत्म हो जाता है। वीर अपनी दुकान से बाहर आता है। आज पहला दिन था तो भी काफी अच्छी कमाई हुई मेरी। जरा चाय लेकर आता हूँ पीने के लिए। वीर चाय लेने जा ही रहा होता है कि तभी जमींदार की बेटी स्मृति अपनी गाड़ी तेजी से लाकर ढाबे से टकरा देती है। ढाबा तहस नहस हो जाता है और स्मृति बिना रुके वहाँ से चली जाती है। अरे मेरा ढाबा, मेरा ढाबा, अब मैं क्या करूँगा? वीर भागकर जमींदार के घर पहुँचता है और उसे बताता है कि उसकी बेटी ने अपनी कार से उसके ढाबे को उड़ा दिया। स्मृति भी वहीं खड़ी होती है। जमींदार ये बात सुनकर स्मृति से कहता है, ये तुमने क्या किया? तुमने अपनी कार से ढाबे को ही टक्कर मार दी। क्या पिताजी, एक ढाबे को ही तो ठोका है। मैं ये बात इसलिए नहीं कह रहा कि ढाबे को कुछ हो गया है, बल्कि इसलिए कि अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। मालिक, अब मैं क्या करूं? मेरे पैसे कमाने का जरिया एक वो ढाबा ही था। मैं ये बात मानता हूं, मगर जाने दो। छोटी बच्ची है, ऐसी छोटी मोटी बात होती रहती है। बस ये कर्जा चुका दो। मालिक, मगर आपकी बेटी की वजह से ही तो। अरे निकलो यहाँ से, समझ नहीं आया क्या? और जाओ, जिसको बताना है जाके बताओ। प्रधान को बताओगे? पुलिस को बताओगे? सब कुछ हमारी जेब में है। जाओ, फुटो यहाँ से। वीर वहाँ से उदास होकर निकल जाता है और नदी के किनारे जाकर रोने लगता है। अब मैं अपनी पत्नी को क्या जवाब दूंगा? कैसे उसके लिए दवाई खरीदूंगा, उसकी मदद करूंगा? कुछ समझ में नहीं आ रहा। तभी वहाँ नदी के किनारे
बड़ी घास उसे हिलती हुई दिखती है। वीर वहाँ पर देखने जाता है। वो देखता है कि वहाँ पर एक भालू एक जाल में फंसा हुआ है। ये तो भालू है, काफी दर्द में लग रहा है। रुको, मैं तुम्हें खोलता हूँ। खुलने के बाद अगर मार भी दोगे तो अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वीर उसका जाल खोल देता है और भालू आजाद हो जाता है। भालू अचानक से बात करने लगता है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया इंसान। आज अगर तुम नहीं होते तो शायद मेरा शिकार हो गया होता। वीर आश्चर्य में पड़ जाता है कि ये भालू बात कैसे कर सकता है। ऐसे चौंको मत वीर, मैं बोलने वाला भालू हूँ। चलो मेरे साथ, मैं मेरी जान बचाने के बदले तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। भालू उसे अपनी गुफा में ले जाता है जहाँ पर 3 बड़े बड़े नारियल रखे थे। भालू उनमें से एक नारियल वीर को दे देता है। मुझे पता है कि तुम तकलीफ में हो, शायद ये नारियल तुम्हारी तकलीफ दूर कर दे। इसे जमीन में गाड़ देना और जो तुम्हें चाहिए वो मांगना और अगले दिन का इंतजार करना। वीर नारियल को लेकर घर लौट जाता है। वीर नारियल को अपने घर के बाहर गाड़ देता है। अगली सुबह होती है। वीर घर के बाहर आता है और देखता है कि घर के बाहर एक बड़ा नारियल का पेड़ उग चुका है। अरे, यहाँ तो सच में नारियल का पेड़ आ गया है। एक नारियल को पेड़ में से तोड़कर देखता हूँ। वीर नारियल के पेड़ पर चढ़ के 3 नारियल तोड़ता है। नारियल को काटने के बाद वो देखता है कि नारियल के अंदर बने बनाए पुलाव हैं। ये तो सच में जादुई नारियल है। मैंने कल उस नारियल को गाड़ते हुए पुलाव के बारे में सोचा था और आज मुझे नारियल का पेड़ और उसके नारियल के अंदर पुलाव भी मिल गया। वीर नारियल पुलाव को ले जाकर अपनी पत्नी चित्रा को खिलाता है। नारियल पुलाव खाते ही चित्रा की तबीयत पूरी तरीके से ठीक हो जाती है। ये तो काफी स्वादिष्ट पुलाव है पतिदेव। ये नारियल पुलाव लोगों की तबीयत भी ठीक करता है। इसे जल्दी से गांव में बेचना शुरू कर दो। मैं अभी ठीक हो चुकी हूँ, अभी मैं भी आपके साथ इसे बेचूंगी। वीर कई सारे नारियल को तोड़ता है और जहाँ पर उसका ढाबा था वहाँ जाकर उन्हें बेचने लगता है। चित्रा भी उसके संग होती है। नारियल पुलाव ले लो। आपने ऐसा पुलाव कभी अपनी जिंदगी में नहीं खाया होगा। प्रधान वहाँ से गुजर रहे थे। क्या नारियल पुलाव? जरा एक नारियल पुलाव खिलाना, मैं भी तो देखूं कि आखिर ये है क्या। जी प्रधान जी, अभी देता हूँ। वीर प्रधान को नारियल काट कर देता है। प्रधान नारियल पुलाव खाकर बहुत खुश होते हैं। वाह, इससे पहले मैंने कभी इतना अच्छा कुछ नहीं खाया। 2-3 नारियल पुलाव मेरे घर पर भी भिजवा देना। जी, अभी भेज देते हैं। धीरे धीरे पूरे गांव में सब नारियल पुलाव के दीवाने हो जाते हैं और वीर धनवान हो जाता है। वीर जमींदार का पूरा कर्जा ब्याज समेत चुका देता है। जमींदार को अब इस बात की चिंता सताने लगती है कि कहीं वीर अब उससे ज्यादा अमीर ना हो जाए। सब तुम्हारी वजह से हुआ है। ना तुम उसके ढाबे को टक्कर मारती, ना ही वो नारियल पुलाव बनाना शुरू करता। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे नहीं पता था कि कुछ ऐसा हो जाएगा। चलो जाकर देखते हैं कि ये नारियल पुलाव बनाता कैसे है, क्योंकि कोई नारियल में पुलाव कैसे बना सकता है। जमींदार और उसकी बेटी स्मृति दोनों ही वीर की दुकान पर जाते हैं। मुझे माफ कर दो वीर, मुझे तुम्हारे साथ ऐसे पेश नहीं आना चाहिए था। मेरी बेटी ने तुम्हारे ढाबे को खराब करके बहुत बुरा किया। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे मेरी सीख मिल गई है। मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगी। कोई बात नहीं, मुझे तो आप लोगों को शुक्रिया कहना चाहिए। अगर आपने उस दिन मेरे ढाबे को तोड़ा ना होता तो शायद आज मुझे नारियल पुलाव का पेड़ ना मिलता। ये नारियल पुलाव जरा मुझे भी खिलाना। और ये नारियल पुलाव पेड़ तुम्हें मिला कैसे? वीर उन दोनों को नारियल पुलाव देता है। जमींदार और उसकी बेटी दोनों ही आश्चर्यचकित हो जाती हैं और वीर सारी बातें जमींदार और उसकी बेटी को बता देता है, जिसे सुनकर दोनों कहते हैं,
ये तो सच में चमत्कारी पेड़ आपको मिल गया। ये जादुई नारियल पुलाव है, फिर भी तुम इसे काफी कम पैसों में बेच रहे हो। वीर, ये पेड़ मुझे बेच दो, मैं तुम्हें बेशुमार पैसे दूंगा। बोलो, बेचोगे ये पेड़? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये पेड़ लोगों की तबीयत भी ठीक करता है, इसीलिए मैं कभी भी इससे ज्यादा दाम में ना बेचूंगा और ना बेचने दूंगा। भूलिए मत, ये पेड़ आपको मेरी वजह से मिला है। मुझे लगा कि आप लोग सच में मुझसे माफी मांगने आए हैं, मगर आप कपटियों के दिल में इतना कपट भरा हुआ है कि आप किसी के बारे में अच्छा सोच ही नहीं सकते हैं। ये तुम पर भारी पड़ेगा वीर, देख लेना। ये कहकर जमींदार और उसकी बेटी स्मृति वहाँ से चले जाते हैं और घर पहुँचते ही योजना बनाने लगते हैं। अगर ये जादुई नारियल पुलाव का पेड़ मुझे नहीं मिला तो मैं उसके पास भी नहीं रहने दूंगा। जो कभी मुझसे पैसे मांगा करता था, आज उसने मुझे नीचा दिखाया है। पिताजी, मेरे पास एक योजना है। क्यों ना हम उसके उस नारियल पुलाव के पेड़ को काट डालें? ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। ये की ना तुमने पते की बात। रात का समय होता है और वीर अपने ढाबे को बंद करता है। आज जल्दी बंद करके घर जाता हूँ। आज चित्रा ने खाने के लिए बढ़िया खाना बनाया है। वीर अपने घर लौट जाता है और आधी रात हो जाती है और बीच रात में जमींदार और उसकी बेटी उनके घर के बाहर उस नारियल पुलाव के पेड़ के पास आते हैं। पिताजी, अगर हम इसे काटने जाएंगे तो बहुत आवाज होगी और वीर और उसकी पत्नी दोनों उठ जाएंगे। जानता हूँ बेटी, इसीलिए मैं तेल और माचिस लेकर आया हूँ। मैं इस पेड़ को ही जला दूंगा। इस पेड़ पर आग लगते ही हम यहाँ से भाग जाएंगे। वाह पिताजी, मान गई आपको। जमींदार तेल को पेड़ के इर्द गिर्द डाल देता है और जैसे ही जमींदार पेड़ पर आग लगाने जाता है, वैसे ही जंगल से वो भालू आ जाता है। ये तुम क्या कर रहे हो जमींदार? उसे ये नारियल पुलाव का पेड़ मैंने दिया था। उसने तुम्हारा तो कभी बुरा नहीं किया, तो तुम क्यों उसके साथ ऐसा कर रहे हो? तुम्हारे पास इतना पैसा है, फिर भी ईर्ष्या से तुम और तुम्हारी बेटी की आंख भरी हुई है। इसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी जमींदार। मुझे माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। हम आगे से ऐसा कुछ नहीं करेंगे, सच्ची। भालू कोई मंत्र पढ़ता है। मंत्र पढ़ते ही जमींदार और उसकी बेटी स्मृति दोनों नारियल पुलाव के पेड़ में बदल जाते हैं। उतने में ही वीर और उसकी पत्नी चित्रा बाहर आते हैं और उस भालू और दो पेड़ को देखते हैं। भालू जी, आप और यहाँ पर दो पेड़ कैसे? ये पेड़ मेरी तरफ से तुम दोनों को भेंट है। खूब तरक्की करो और गांव वालों की मदद करो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भालू जी। भालू अपने रास्ते चला जाता है और वीर का नारियल पुलाव पूरे गांव से लेकर शहर हर जगह प्रसिद्ध हो जाता है। रिम्पारा नाम का एक गांव था जहां विजय और संजय अपने परिवार के साथ रहा करते थे। विजय का परिवार चालाक और समझदार था, वहीं संजय भोला और ईमानदार था। संजय हमेशा पूजा पाठ करके अपने खेतों में काम करने के लिए चला जाया करता। हर दिन की तरह संजय एक दिन अपने घर के सामने खड़े बड़े से नारियल के पेड़ के सामने पूजा करने लगा। हे भगवान, आप तो अंतर्यामी हैं, आप तो देश चलाते हैं, आप ही मेरे सब कुछ हैं। अपने भक्त की एक पुकार भी नहीं सुनेंगे? कृपया करके मुझे अपना दर्शन दे दीजिए प्रभु और मुझे धन्य कर दीजिए। मैं कई सालों से आपकी आराधना कर रहा हूँ प्रभु। जैसे ही संजय ने इतना कहा, वन देवता वहाँ प्रकट हो गए और संजय को उन्होंने अपना आशीर्वाद देते हुए कहा, उठ जाओ भक्त, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हुआ और तुम्हें आशीर्वाद देने आया हूँ। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? भगवान, मुझे ना तो अमर बनना है और ना ही किसी दूसरी दुनिया में जाना है।
बस आप मुझे इस जन्म में अमीर बना दीजिए ताकि मैं अपने सारे काम आसानी से कर सकूं, अपने परिवार को खुशियां दे सकूं। मेरी इतनी ही मनोकामनाएं हैं प्रभु। देखो संजय, मैं तुम्हें अमीर बनने का आशीर्वाद तो दे दूंगा, पर तुम्हें उस चीज को खुद से ढूंढना होगा, तब जाकर तुम अमीर बन पाओगे। मैं तुम्हें अमीर बनने का राज नहीं बताऊंगा। अपनी बुद्धि और अपनी चालाकी से तुम अमीर बन जाओगे। इतना कहकर वन देवता वहाँ से चले गए। अब आया ना मजा, ये हुई ना बात। अब मैं इस गांव और इस शहर का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा और सभी को ताने भी मारूंगा। तभी वहाँ पर संजय की पत्नी करिश्मा आ गई और कहने लगी, क्या बात है जी, आज आप खेतों में नहीं गए? लगता है आज आपका काम करने का मन ही नहीं है। अरे भाग्यवान, अब हम बहुत अमीर होने वाले हैं। मैं क्यों बंधुआ मजदूर जैसे खेतों में खटूं? इससे अच्छा है कि मैं इंतजार करूं और आराम से घर में समय बिताऊं। दूसरी तरफ चालाक विजय अपने घर पर बैठा षड्यंत्र रच रहा था। मेरे पास एक बहुत अच्छी तरकीब है। हमें संजय के खेतों के मेड़ काट काट कर उन्हें छोटा करना है, जिससे हमारा खेत बड़ा हो जाएगा और हमारी आमदनी भी उससे ज्यादा हो जाएगी। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। हम ऐसा ही करेंगे। सुबह 5 बजे जाकर मैं उनके खेतों के मेड़ को काट दिया करूंगी और उन्हें छोटा कर दूंगी। संजय को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वन देवता ने सारी शक्तियाँ उस नारियल के पेड़ में डाली है। संजय अपने आलस के कारण उन पेड़ों की तरफ देखता भी नहीं था। पूरे महीने हो गए तुम्हें आराम करते हुए। कम से कम इस नारियल के पेड़ से ही नारियल तोड़कर बेच आओ। अरे चुप रहो, इस नारियल से हमारा कौन सा मुनाफा होने वाला है? ये तो बस ऐसे ही है। कितने कम दिनों में नारियल एकदम पक से गए हैं, इन्हें बेच आओ। मैंने तुमसे कहा ना, वन देवता की कृपा है मुझ पर, मैं जल्दी ही अमीर हो जाऊंगा। तो ये छोटे छोटे काम मैं भला क्यों करूं? संजय उन नारियल के पेड़ों की तरफ देख भी नहीं रहा था। एक दिन रात के समय विजय अपने आंगन में सोया हुआ था। तभी उस आंगन के पेड़ में से एक नारियल विजय के सिर पर आकर गिर गया। ये क्या गिरा मेरे सर पर? अच्छा नारियल है। अरे वाह, सच्ची बात है। भगवान जब भी देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। और वैसे भी ये नारियल संजय के पेड़ से गिरा है, पर गिरा तो मेरे आंगन में है ना, तो अब ये मेरा हुआ। उतने में ही विजय के सामने एक और नारियल गिर गया। विजय उन नारियल को लेकर बहुत ही ज्यादा खुश था और दोनों नारियल लेकर वो अपनी पत्नी के पास गया और कहने लगा, अरे सुनती हो, ये देखो मैं क्या लेकर आया हूँ। क्या लाए हो? अच्छा जी, तो तुम नारियल लेकर आए हो? लाओ, मैं इसकी चटनी बना देती हूँ, इसका पानी पीकर। हाँ हाँ, बढ़िया सा पानी निकालकर मुझे ग्लास में दो, जल्दी से तोड़ो। जैसे ही विजय की पत्नी ने नारियल तोड़े तो उसने देखा कि उस नारियल के अंदर का पानी सोने का है, जिसे देखकर वो दोनों हैरान रह गए। ये क्या है? ये पानी तो सोने का है। इससे तो हम कितना सारा सोना बना सकते हैं। मेरा भाई है जो कि सोना बनाने का काम जानता है। भाग्यवान, सोचो हम कितने नसीब वाले हैं कि हमें इन नारियल में से सोने के पानी के बारे में पता चल गया। हम इससे कितना सारा पैसा कमा सकते हैं। कल सुबह हम उस संजय से बातें करेंगे। दूसरे दिन जैसे ही संजय सोकर उठा, विजय उससे जाकर कहने लगा, अरे संजय भाई, क्या हाल चाल है? मुझे तुमसे थोड़ी बात करनी है। हाँ भाई, बोलो क्या हुआ? मैं यही हूँ, रुको अपनी पत्नी को बुला लूं। मैं यही हूँ, बोलिए आप। तुम दिन भर घर में रहते हो, बड़ी अच्छी बात है, पर मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे अपने नारियल के पेड़ में से नारियल तोड़ने दो। मैं चढ़कर नारियल तोड़ लाऊंगा
और उसे बेच दूंगा बाजार में। तुम मुझसे उसके पैसे ले लेना। जी बिल्कुल सही कहा विजय भैया ने, बिल्कुल सही कहा। मैं यही सोचती हूँ कि कम से कम ये नारियल बिके और कुछ तो पैसे घर में आए। इन्हें घर बैठे बहुत दिन हो गए हैं। मुझे ये बात मंजूर है, तुम नारियल बेचकर मुझे पैसे दे देना। और क्या था, विजय हर रोज नारियल के पेड़ पर चढ़कर नारियल तोड़ने लगा। नारियल तोड़ते ही उसमें सोने का पानी मिलता था और वो अपने साले साहब से उनके गहने बनवाने लगा। धीरे धीरे कुछ दिन बीत गए और विजय गांव का सबसे अमीर आदमी बन गया। देखा भाग्यवान, मैंने कहा था ना, हम पर हरि की कृपा है। सही कहा आपने। एक काम करते हैं, हम अब एक सोने की दुकान खोल देते हैं, ज्वेलरी की। क्या कहते हो? ये बात तो मैंने भी सोची थी, पर इस संजय को शक हो सकता है। हमें ये सारी चीजें नहीं करनी। एक तरफ विजय अपनी जिंदगी बहुत ऐशो आराम से जी रहा था, वहीं दूसरी तरफ संजय परेशान और हताश था। तब करिश्मा ने कहा, आपने देखा जी कैसे विजय भैया इतने अमीर हो गए। कोई ना कोई बात तो जरूर है। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ तो है जो हमें नहीं पता। तुमने सही कहा, इतने पैसे कहाँ से आ गए? मैंने देखा है कि वो काम एक भी नहीं करता, सिर्फ नारियल बेचता है। जब से नारियल बेचने लगे हैं तब से ही वो इतने अमीर हुए हैं, और इतने अमीर होने के बाद भी नारियल बेच रहे हैं। तुमने बिल्कुल सही कहा, हो ना हो उस नारियल में ही कुछ है। और मुझे देखो, मैं आलस के कारण घर में ही बैठा रह गया। चलिए चलकर देखते हैं कि अभी वो क्या कर रहे हैं। संजय और उसकी पत्नी करिश्मा दोनों ही चुपके से विजय के घर के पास जाते हैं, जहां विजय नारियल तोड़ रहा होता है। वो दोनों पति पत्नी खिड़की से छुपकर उन्हें नारियल तोड़ता हुआ देखते हैं। देखा, उस बुद्धू को अब तक पता नहीं चला कि मैं उसका फायदा उठा रहा हूँ। नारियल का पेड़ जब तक हमारा है, हम पैसे वाले ही रहेंगे और अच्छे पैसे कमाएंगे। ये बात तो बिल्कुल सही कही जी आपने। और साथ में उसकी डायन पत्नी करिश्मा, वो अपने आप को बहुत होशियार समझती है। अब जल्दी से इस नारियल को तोड़ो और नारियल के पानी को सोने में तब्दील करो। जैसे ही संजय और करिश्मा ने ये बात सुनी, वो तुरंत ही विजय के घर के अंदर चले गए और कहने लगे, अच्छा तो ये बात है, तुमने मेरे साथ धोखा किया है। मुझे थोड़े से पैसे देकर मेरे नारियल के पेड़ में से सोना बना लिया और मुझे बताया भी नहीं। ये बहुत ही गलत बात है, बहुत ज्यादा गलत। ये सारा हमारा सोना है, ये सारे पैसे हमारे हैं। तुमने हमारे साथ कपट किया है। अच्छा तो ये बात है, तुमने मेरे साथ धोखा किया है। मुझे थोड़े से पैसे देकर मेरे नारियल के पेड़ में से सोना बना लिया और मुझे बताया भी नहीं। ये बहुत ही गलत बात है, बहुत ज्यादा गलत। ये सारा हमारा सोना है, ये सारे पैसे हमारे हैं। तुमने हमारे साथ कपट किया है। मैंने तुम्हारे नारियल के पेड़ खरीदे थे और तुम्हें हिस्सा दिया था। अब यहाँ से चले जाओ और अपना काम करो, मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। संजय वहाँ से रोते हुए अपने घर चला गया और अपने उसी नारियल के पेड़ के पास बैठकर तपस्या करने लगा। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मेहनत कोई और करे, मेवा कोई और खा रहा है। ये बहुत ही गलत बात है। संजय की प्रार्थना सुनकर वहाँ पर वन देवता आ गए और कहने लगे, उठो भक्त, सबसे पहली बात, तुमने कोई मेहनत नहीं की। मैंने पहले ही कहा था कि अमीर बनने का उपाय मैं नहीं बताऊंगा। वही उपाय विजय को पता चल गया और उसने मेहनत की। तुम नारियल के पेड़ की तरफ देखते भी नहीं थे, आलस के शिकार हो गए थे तुम। मैं अपनी गलती बखूबी समझ चुका हूँ, कृपया करके आप मुझे क्षमा कर दे। तुम एक अच्छे आदमी हो संजय, और मैं बार बार तुम्हारे बुलाने पर नहीं आ सकता। मुझे अपने हर एक भक्त के साथ रहना पड़ेगा। पर उस विजय का क्या? उसने तो छल किया है मेरे साथ। तुम उसकी चिंता ना करो, उसे उसका भुगतान करना होगा। लेकिन तुम अब से हमेशा नारियल के पेड़ पर चढ़कर नारियल तोड़ोगे
और अपना घर चलाओगे, ना कि आलस में पैसे का इंतजार करोगे। हम भी उन्हीं की मदद करते हैं जो स्वयं की मदद करते हैं। इतना कहकर वन देवता वहां से अदृश्य हो गए और संजय पेड़ पर चढ़कर नारियल तोड़ने लगा। अब से हम दोनों मेहनत करेंगे और अपना घर चलाएंगे। इस जादुई सोने के नारियल पानी से हमारा घर बहुत अच्छा चलेगा, बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे और हमारा जीवन भी अच्छा होगा। संजय खुद नारियल के पेड़ पर चढ़कर नारियल तोड़ने लगा और अपना घर अच्छे से चलाने लगा। इस बात से विजय को तकलीफ और जलन दोनों हुई और फिर उसने साजिश रची। आज रात को जब संजय और उसकी पत्नी सो जाएंगे, तब मैं जाकर उनके नारियल के पेड़ में से नारियल चुरा लूंगा, फिर मजा आएगा। रात होते ही विजय संजय के नारियल के पेड़ पर चढ़ता है और उसमें से 2 नारियल तोड़ता है और उन्हें घर जाकर तोड़ता है। जैसे ही विजय ने नारियल तोड़े, उन नारियल में से बिच्छू निकलकर बाहर आने लगे। अरे भागो, ये क्या हो रहा है? ये तो बिच्छू है, भागो! अरे भाग्यवान, भागो यहाँ से! ये सब आपकी गलती है। इतना लालच करना बहुत ही बुरी बात है। मैंने तो पहले ही कहा था कि ये सब मत कीजिए जी। अच्छा, तुम तो बड़ी सोने की ज्वेलरी खोलने की सलाह दे रही थी, उसका क्या? विजय और उसकी पत्नी घर से बाहर आने ही वाले थे कि उतने में ही वहाँ पर संजय आ गया और उसने बाहर से उनका दरवाजा बंद कर दिया और कहने लगा, ये सब तुम्हारे पापों का प्रायश्चित है। जब तक तुम्हें अपनी गलती का एहसास नहीं होगा, तब तक तुम्हें सजा मिलती ही रहेगी। हमें माफ कर दो। हम तुम्हारा सारा पैसा तुम्हें वापस लौटाने के लिए तैयार हैं और हम अब से किसी के साथ भी ऐसा गलत काम नहीं करेंगे। हमें माफ कर दो, कृपया करके हमें माफ कर दो। विजय और उसकी पत्नी ने जैसी ही माफी मांगी, सारे बिच्छू वहाँ से गायब हो गए और संजय ने दरवाजा खोला। संजय, मुझे माफ कर दो, कृपया करके मुझे माफ कर दो। अब से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। हाँ हाँ, मैंने तुम्हें माफ किया। तुम अब से आजाद हो, चिंता ना करो। सब अच्छा और बहुत ही मस्त है। ऐसे ही संजय और विजय अपने अपने काम पर दोबारा लग गए और अपना घर चलाने लगे। संजय अपनी करिश्मा के साथ बहुत खुश था और जब भी ज्यादा पैसे हो जाते, संजय उन्हें अपने गांव में बांट दिया करता और अपना जीवन खुशहाल और बिना चिंता के बिताया करता। एक गांव में आकाश और विकास नाम के 2 दोस्त रहते थे। आकाश गरीब था जबकि विकास अमीर था। कल यार पापा एक साइंस एग्जीबिशन में गए और दूरबीन खरीद लाए। बड़े लोग बड़ी बातें। अगर अच्छे दोस्त ना हो तो अमीरी में भी कोई सुख नहीं है। चल, मैंने कल लस्सी पिलाई थी, आज तू समोसे खिला। चलो बाजार चलते हैं। आकाश और विकास बाजार जाते हैं तो देखते हैं कि दुकान पर बहुत भीड़ लगी हुई है। दोनों दोस्त दुकान के पास जाते हैं। काका, दुकान पर इतनी भीड़ क्यों है? समोसे की नई दुकान खुली है। ऐसे बढ़िया समोसे हैं, एक बार खाओगे तो बार बार मांगोगे। ला पैसे दे, 2 समोसे खरीद लेता हूँ। नहीं, बस तू अपने लिए खरीद, मुझे खट्टी डकारें आ रही हैं। आकाश अपने लिए एक समोसा खरीद रहा होता है, तभी विकास की नजर समोसे बेचने वाले पर पड़ती है। विकास समोसे बेचने वाले को कुछ शक की निगाहों से देखता है। बड़ी मुश्किल से एक समोसा मिला है। वाह, ऐसा समोसा तो मैंने पहले कभी नहीं खाया। तुम भी खा कर देखो, एक बार खाओगे तो बार बार मांगोगे। इस दुकान का नाम देख लेता हूँ, कल फिर यहाँ आऊंगा। आकाश दुकान का नाम देखता है। दुकान का नाम होता है जादुई समोसे। तुमने एक बात नोट की क्या? हर कोई समोसे वाले के समोसे की तारीफ कर रहा है और कह रहा है एक बार खाओगे तो बार बार मांगोगे। मुझे तो जादुई समोसे में कुछ गड़बड़ लग रही है। उस समोसे वाले को देखकर भी मुझे शक हो रहा है। जासूसी नॉवेल पढ़ पढ़कर तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। चलो घर चलते हैं,
अंधेरा हो गया है और बारिश भी आने वाली है। आकाश और विकास अपने घर चले जाते हैं।